ठीक है, तो आज हम लोग तीक्ष्ण गुण पढ़ेंगे। देखिए, यस्य द्रव्यस्य शोधने कर्मणि शक्तिः स तीक्ष्णः। यस्य द्रव्यस्य शोधने कर्मणि शक्तिः स तीक्ष्णः। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहला अध्याय 18वां नंबर गद्य पे हेमाद्रि की व्याख्या। नेक्स्ट लिखिए, तीक्ष्णम पित्तकरम प्रायो लेखनम कफवात हरत। ये भाव प्रकाश के छठे अध्याय से 203 नंबर का गद्य है। नेक्स्ट लिखिए, दाह पाक करह तीक्ष्णः श्रावणो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्लोक को छू लिया। अब तीक्ष्ण गुण क्या होता है, तो हम लोगों ने चर्चा करी है कि तीक्ष्णता क्या है, वो हाई इंटेंसिटी है। तीक्ष्ण और मंद ये दो प्रकार की इंटेंसिटी होती है, ऊर्जा की तीव्रता। तो अधिक तीव्रता को तीक्ष्ण और कम तीव्रता को मंद, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो हाई इंटेंसिटी एनर्जी रखने वाले जो भी द्रव्य हैं वो सभी तीक्ष्ण गुण से युक्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिनकी हाई इंटेंसिटी एनर्जी होगी वो किसी भी कार्य को बहुत ही फास्ट कर देंगे। इसीलिए लिखा है, यस्य द्रव्यस्य शोधने कर्मणि शक्ति स तीक्ष्णः। शोधन अभी उस दिन हम लोगों ने शोधन की परिभाषा याद करी थी। हाँ, स्थानात् बहिर्नयेत् ऊर्ध्वम् अधो वा मल संचयः, है ना। देह संशोधनम तस्यात् देवदारी यथा। ठीक है, तो स्थानात्, जहाँ पे उन्होंने स्थान बना लिया हो या वो अपने खुद के स्थान में संचित हो, कहीं पे स्थिर हो गए हों या अपने स्थान में ही संचित हो। अन्य स्थान में संचित हो सकते हैं, किसी दूसरे आशय में, किसी दूसरे कोष्ठ में, किसी स्रोत में। ऐसे स्थिर मलों को देखिए, पहली बात क्या है, जब तक कोई दोष, कोई मल स्थिर नहीं होता। स्थिर का मतलब है या तो एक स्थान पर रुके रहना या उनमें जो आवश्यक परिवर्तन होते हैं उनका रुक जाना। परिवर्तनों का रुक जाना तब स्थिरता है, और या फिर वो एक स्थान में स्थिर हो जाए तब उनको स्थिर कहेंगे। और जब कोई चीज़ परिवर्तित नहीं होती तब, अथवा एक ही स्थान पर स्थिर रहती है तब वो मलिनता का कारण बनती है। तभी हमें उसको चल करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, वहाँ से हटाना पड़ता है या उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। परिवर्तन भी चल होना है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऐसे स्थिर मलों को जो कहीं पे स्थित हो गए हैं उनको निकालने की जो क्रिया है वो शोधन क्रिया है। और निकालने के लिए या परिवर्तन करने के लिए हमको चाहिए होती है अत्यधिक तीव्रता की ऊर्जा जी। तो इसीलिए जो द्रव्य अत्यधिक तीव्रता युक्त ऊर्जा से संयुक्त रहते हैं उन द्रव्यों को हम तीक्ष्ण गुण से युक्त कहते हैं। इसीलिए जब तीक्ष्ण गुण का द्रव्य हम प्रयोग करते हैं ऐसी कंडीशन में, जबकि शरीर में दोषों की, धातुओं की या मलों की किसी स्थान में स्थिरता हो गई हो, तो ये अपनी अति तीव्रता के कारण उन स्थिर मलों को गतिशीलता प्रदान करते हैं और इसके अतिरिक्त क्या करते हैं, वो उनको छिन्न भिन्न भी करते हैं। अत्यधिक तीव्रता वो छेदन और भेदन दोनों कर्मों में काम आती है। अत्यधिक तीव्रता से हम किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं और भेद सकते हैं। इसीलिए तीव्र गुण वो छेदन के लिए और भेदन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साथ में अत्यधिक गतिमान कर देने के लिए भी, बहुत तेज गति पैदा कर देने के लिए भी तीक्ष्ण गुण का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए जब ये तीनों कार्य
जिस गुण के द्वारा हो सकते हैं वो कार्य हमें शोधन कर्म में आवश्यक होते हैं। शोधन कर्म में हमको ये तीनों बातें चाहिए होती हैं। एक तो जो स्थिर हैं उनको गति प्रदान कर दे, एक जगह रुकने ना दे, या फिर जिनमें परिवर्तन रुक गया है वो परिवर्तनशील हो जाए, टूट करके, फूट करके या स्थान परिवर्तित करके किसी भी तरीके से। तो फिर हम यही कार्य शोधन कर्म में करते हैं। इसलिए ये तीक्ष्ण गुण के द्रव्य सभी समय में जब भी तीक्ष्णता की जरूरत होती है तो हम तीक्ष्णता शोधन कर्म के लिए ही उपयोग करते हैं। तीक्ष्णता का एक जो हम प्रयोग करते समय हमें बहुत ज़्यादा सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बहुत तीक्ष्ण है वो हमारे ओज को और रक्त को कुपित कर सकती है और ओज को नष्ट कर सकती है, क्योंकि ओज अत्यंत मृदु द्रव्य है और उसको अत्यंत तीक्ष्णता जो है वो हानिकारक है। और चूंकि जो बहुत ऊर्जावान है वो ऊष्मा पैदा करता है और पाक भी करता है। पाक, क्योंकि हमने बताया है कि पाक क्या है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देने की या कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, पाक है। तो तीक्ष्ण गुण से अभी बात हुई कि जो छेदन भेदन कर दे, तो छेदन या भेदन करने पर कोई भी बड़े आकार की वस्तु छोटे आकार में टूट जाती है, यही पाचन है। तो पाक करह और दाह करह, दाह पाक करह तीक्ष्ण, ठीक है। तो इसलिए ये अत्यधिक ऊर्जावान होने के कारण ये हमारे शरीर में ऊष्मा पैदा कर देता है। अत्यधिक गति के कारण ऊष्मा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ये दाह भी कर सकता है और पाक भी कर सकता है। तो दाह पाक करह तीक्ष्ण, ठीक है। प्रायो लेखनम, फिर कफ वात हर, है ना। अब देखिए प्रायो लेखनम, लेखन का मतलब होता है कि बंधन टूट जाए लेकिन वो शोषण के द्वारा टूटे। हम लोगों ने लेखन की परिभाषा पढ़ी है, धातून मलान वा देहस्य विशोष्य उल्लेखयेत च यत् लेखनम, है ना। यानी कि हम ऊष्मा के द्वारा या वायु के द्वारा, या तो वायु सुखा दे जल को या फिर अग्नि जला दे जल को, यानी जल की हानि होनी चाहिए। पित्त जब दाह कर है तो जरूर ऊष्मा पैदा करता है। सॉरी, जो तीक्ष्ण गुण है ये दाह और पाक कारक है। दाह कारक है, पाक कारक है। तो जब दाह कारक है तो मतलब ऊष्मा कारक है, और जब ऊष्मा होती है तो जल का नाश या जल का जलना आवश्यक है। जल जलेगा, जल जैसे ही जलेगा तो इनडायरेक्ट रूप से लेखन कर्म शरीर में होने लगेगा। इसलिए प्रायो लेखनम, प्रायो लेखनम मतलब कि इसका प्राइमरी कर्म लेखन नहीं है जी। प्राइमरी कर्म तो क्या है, शोधन है या छेदन और भेदन कर्म है, ठीक है। लेकिन लेखन इसका सेकेंडरी कर्म है, ये पश्चात कर्म है, ठीक है। इसके अलावा कफ वात हृत, ऐसी वायु का हरण करता है जो कफ के कारण कुपित हो। कफ वात हृत है, कफ हरत तो है ही, कफ का तो छेदन भेदन शोषण हर तरीके से कफ को तो नष्ट करेगा ही, लेकिन कफ के कारण जो मार्ग अवरुद्ध होता है उससे वायु कुपित होती है। तो जब कफ का नाश करेगा तो वायु का भी हरण करेगा, यानी वायु का समन करेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से तीक्ष्ण गुण प्रमुख रूप से शोधन कर्म करता है। शोधन कर्म में वो जो उसके अनुषंगिक कर्म है, यानी शोधन अकेला एक कर्म नहीं है, वो कई कर्मों का समूह है। शोधन एक साथ कई कर्मों का समूह है। चरक ने कल्प स्थान के प्रथम अध्याय में ये बात लिखी है। उसके लिए द्रव्य में 5 गुण होने चाहिए, जिसमें उष्णता होनी चाहिए, तीक्ष्णता होनी चाहिए, लघुता होनी चाहिए, है ना, और इसके अलावा सूक्ष्मता होनी चाहिए और विशदता होनी चाहिए। ये 5 गुण चाहिए होते हैं, तब वो द्रव्य शोधन कर्म कारक होता है। तो ये 5 गुणों के अपने कर्म का एक समूह होता है, उसको हम शोधन कहते हैं। 5 गुण कैसे,
सबसे पहले उष्ण गुण जो मल है उनका विलयन करता है, ठीक है। फिर तीक्ष्ण गुण उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। लघु गुण उनको प्लवन भाव पैदा करता है, यानी तैराने लगता है, वो तैरने के योग्य हो जाते हैं, है ना। सूक्ष्म गुण उनको अणु प्रवण भाव पैदा करता है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश कराने की क्षमता पैदा कर देता है। और विशद गुण उनको पुनः किसी स्रोत से चिपकने नहीं देता। इस तरीके से फिर मल जो है जहाँ पे स्थिर रहते हैं वहाँ से चलायमान होकर के ऊर्ध्व अथवा अधो मार्गों के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार शोधन कर्म इन 5 कर्मों का समूह है, ठीक है। ये 5 पूरी प्रक्रियाएं होती हैं, तब जाके शरीर में शोधन होता है। तो इसी तरीके से तीक्ष्ण गुण शोधन कर्म करता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो इन 5 कर्मों को कहीं ना कहीं करता है। तो इस तरीके से सबसे पहले तीक्ष्ण गुण अपनी तीक्ष्णता से सारे बंधनों को तोड़ेगा, यानी छिन्न भिन्न करेगा। अत्यधिक गति के कारण ऊष्मा पैदा करेगा, ऊष्मा से फिर द्रव भाव द्रवण होगा और अत्यधिक गति पैदा करता है। गति के कारण उनका प्लवन शुरू हो जाएगा या वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लग जाएंगे, ठीक है। और जल का शोषण करके लेखन कर्म भी करना शुरू कर देता है। कफ का छेदन भेदन करके नाश करता है और स्रोतों अवरोध को दूर करके वायु का शमन करता है। इस प्रकार से ये तीक्ष्ण गुण के कर्म हैं। हम लोग कैसे पहचाने कि किसी द्रव्य में तीक्ष्ण गुण है या नहीं? तो जैसा कि आपको पता है, जिस भी द्रव्य में तीक्ष्ण गुण होगा उसमें तीक्ष्णता का मतलब ही है कि जो जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उनमें से कोई अथवा सभी ऊर्जाएं हाई इंटेंसिटी से युक्त हैं। तो हाई इंटेंसिटी एनर्जी अगर होगी तो उसके जितने रूप रंग रस आदि जो भी भाव हैं वो बहुत ही शार्प होंगे। यानी अगर वर्ण होगा तो एकदम भास्वर वर्ण होगा। जैसे आप मिर्च देखते हैं, लाल मिर्च बहुत साफ क्लियर कलर यानी इंटेंस कलर दिखता है। तो आप किसी चीज़ में अगर इंटेंस कलर देख लें तो समझ लें कि इसमें तीक्ष्ण गुण है। जैसे अगर काला सांप होता है, काला नाग, वो एकदम चमक रहा होता है। काला नाग जो कोबरा है एकदम चमक रहा होता है, इसीलिए उसमें हाई इंटेंसिटी जो है ना वो टॉक्सिन होते हैं, हाई इंटेंसिव टॉक्सिन। समझ में आ रहा है? जिसमें भी कोई आपको ब्राइटनेस दिख रही, बहुत हाई इंटेंसिटी कलर दिख रहा है, इंटेंस वो कुछ भी कलर दिख रहा हो तो समझ लीजिए ये बहुत तेज चीज़ है। कुछ भी तेज का मतलब है आग्नेय गुण से संपन्न है, ये द्रव्य आग्नेय है, ठीक है। उसके अलावा अगर रस बहुत तीखा है, आप जानते ही हैं, तो तीक्ष्ण गुण से युक्त हुआ। जैसे कि कटुरस तीक्ष्ण गुण से युक्त ही होता है ना। हाँ, इसी प्रकार से स्पर्श अगर बहुत, स्पर्श भी जो है ना, जैसे आपको चुभ जाए, कांटे हैं, तलवार है, भाला है, मतलब उसमें तीक्ष्ण गुण है। किसी भी अगर आप किसी भी द्रव्य को देखते हैं, स्पर्श करते हैं और उसके जैसे क्रिस्टल, बहुत नुकीले क्रिस्टल हैं उसमें मान लीजिए, तो फिर वो द्रव्य तीक्ष्ण गुण से युक्त है। अगर वो बहुत कांटों वाला है तो समझ लीजिए उसमें तीक्ष्णता है, ठीक है। चाहे उसका तेज रंग दिखता हो, चाहे कोई तीक्ष्ण स्पर्श हो, चुभने वाला स्पर्श हो, ठीक है, या खाने में बहुत तेज आपकी जीभ को लगता हो, तो समझ लीजिए कि फिर उसमें तीक्ष्ण गुण है, ठीक है। दूसरा और कैसे पहचानते हैं कि यदि आपकी इंद्रियों को क्षोभ पैदा कर देता हो, किसी भी इंद्री को स्पर्श में या किसी भी इंद्री के संयोग से, जिस भी इंद्री के संयोग में द्रव्य आए उस इंद्री में इरिटेशन पैदा हो जाए, है ना, या उसको टेंस कर दे। जैसे आप किसी की बात सुन के टेंशन में आ जाए तो बात क्या है, तीक्ष्ण गुण से युक्त है, ठीक है। ऐसे ही कुछ देख के आंख में पानी आने लग जाए, जैसे आप सूरज को देखते हैं,
है ना। दोपहर में अगर सूरज की तरफ रोशनी उसकी सीधी सीधी आप देखने लगे तो आपके आंखों से क्या है, तुरंत आंसू बहने लगेंगे। मतलब वो सूरज की रोशनी कैसी है, तीक्ष्ण गुण से युक्त है उस समय, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही अगर आप कुछ खाएं और तेजी से मुंह में पानी आने लग जाए, अब पानी तो देखो मीठा खाने में भी आने लगता है, लेकिन वो वाला नहीं। जब तुम पानी मांगने लग जाओ, जल्दी से लाओ पानी, है ना, तब समझ लेना कि वो जो द्रव्य आपने खाया वो तीक्ष्ण गुण से युक्त है, ठीक है। हाँ, ऐसा ही। तो इस तरीके से और क्या पहचान हो सकती है जो हम तीक्ष्ण गुण से युक्त द्रव्य को पहचान लें। यदि किसी द्रव्य को हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं, जो बहुत ही अल्प होने पर भी हमको पता चल जाता हो, बहुत अल्प मात्रा में कोई चीज़ हो और उसका ज्ञान हमको इंद्रियों से हो जाए, तो समझ लीजिए कि वो द्रव्य तीक्ष्ण गुण से युक्त था। इसीलिए हमारी इंद्री को उसने बहुत जल्दी से एक्टिवेट कर दिया, या उसमें जो है ना इरिटेट कर दिया। इरिटेट करने का मतलब है कि रेस्टिंग स्टेज से एक्टिंग स्टेज में ला देने की कंडीशन को, एक तरीके से वो टाइप ऑफ इरिटेशन ही है। लेकिन अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तब हम उसको इरिटेशन कहने लगते हैं, और नहीं तो फिर हम उसको उद्दीपन कहने लगते हैं, इंद्री को जगाना कहने लगते हैं। तो आप जगाने में आप धीरे से प्यार से जगाओ या थप्पड़ मार के जगाओ, दोनों जगाना ही तो है। कोई सो रहा है, आप थोड़ा धीरे से बोल के छू के कैसे भी जगा सकते हो, और जोर से थप्पड़ मारो तो भी तो जगबा ही करेगा ना। लेकिन पहला वाला भी इरिटेशन था, क्योंकि आप किसी को जगाते हो तो वो देखो इरिटेट होने लगता है ना। पहले प्यार से ही जगा रहे हो, और जोर से मार के जगाओगे तो भी इरिटेट होगा। मीन्स आप समझ रहे हैं कि रेस्टिंग स्टेज से किसी भी इंद्री को एक्टिंग स्टेज में लाना टाइप ऑफ इरिटेशन है, बट उसकी एक अमाउंट है कि अगर एक निश्चित मात्रा से तेज गति से अगर उसको जागृत किया जाए तब हम उसको प्रायः इरिटेशन कहते हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो अगर कोई भी अल्प से अल्प मात्रा में आपकी इंद्रियों को उद्दीप्त कर देता है तभी वो इंद्री के द्वारा ग्राह्य होगा, ठीक है कि नहीं। तो समझ लीजिए कि वो द्रव्य तीक्ष्ण गुण से युक्त होता है, और प्रायः भस्में तीक्ष्ण गुण से युक्त होती हैं। भस्में प्रायः तीक्ष्ण गुण से युक्त होती हैं, इसीलिए वो बहुत ही अल्प मात्रा में हमारी सभी इंद्रियों को प्राप्त होती हैं, या इंद्रिय जागरण के लिए वो उपयुक्त होती हैं। जो हम लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं कोई भी चीज़ का, हाँ, वो भी तीक्ष्ण गुण से नहीं, ये जरूरी नहीं। किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट तीक्ष्ण होना जरूरी नहीं है। हाँ, यदि हम उसको भावित करते हैं, तो हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे होते हैं। जैसे एक आंवले में 100 आंवलों के, यानी एक एक आंवला करते हुए ऐसा 100 बार एक आंवले के चूर्ण को एक एक आंवले के स्वरस से भावित करते हुए 100 बार भावित करें, तो ये जो चूर्ण बना, यानी 100 बार भावित किया हुआ चूर्ण, ये हाई इंटेंसिटी से युक्त हो गया, क्योंकि अब उसमें उन गुणों की अत्यधिकता हो गई, 100 गुना ज़्यादा हो गया। तो किसी चीज़ की कई गुना बढ़ जाना ही तो इंटेंसिटी हो जाना है ना। हाँ, लेकिन एक्सट्रैक्ट निकालना उतना इंटेंसिटी वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि हम कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल को हमने सेपरेट कर लिया, तो सेपरेट करना इंटेंसिटी नहीं है ना, उसको गुणन करना इंटेंसिटी है। ये उसकी भी मात्रा कम हो जाती है, ये सोच के बोल रहा था। नहीं, मात्रा कम होना अलग बात हो गई, क्योंकि ऐसे क्या है, वो मान लीजिए कोई भी केमिकल 100 ग्राम में 10 ग्राम है, ठीक है, तो आपको 100 ग्राम खाओगे तब वो वाला केमिकल आपके शरीर में 10 ग्राम जाएगा, ठीक है। 100 ग्राम पूरा ड्रग खाओगे तो आपके शरीर में 10 ग्राम जाएगा। अब आपने उसका एक्सट्रैक्ट कर लिया तो 10 ग्राम निकाल लिया अलग, अब वही 10 ग्राम एक्सट्रैक्ट खा लिया तो आपको 100 ग्राम नहीं खाना पड़ेगा, लेकिन खाया तो उतना ही। समझ में आया ना। तो इसलिए उसमें इंटेंसिटी का मतलब नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो सुनने में, स्पर्श करने में या देखने में, यदि कोई चीज़ जो है जैसे स्पर्श में चुभने वाला हो या क्षोभ पैदा करने वाला हो, चखने पर सद्यः आपकी रसना इंद्री को बहुत उद्दीप्त करने वाला हो, बहुत ज़्यादा क्षोभ युक्त करने वाला हो, या सुनने में कर्कश हो, तो इस तरीके की जो
कोई भी वस्तु है, कोई द्रव्य है, वो तीक्ष्ण गुण से युक्त होगा। ठीक है। अगर आप किसी चीज़ का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, किसी द्रव्य की, उसका पाउडर माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो फिर क्या होगा, उसके जो उसमें पाउडर के जो कण होंगे, क्रिस्टल होंगे, वो सब बहुत ही शार्प पाए जाएंगे और ब्राइट कलर्ड होंगे। शार्प होंगे और ब्राइट कलर्ड होंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो द्रव्य क्या है, तीक्ष्ण गुण से युक्त है। ठीक है। अगर कोई चीज़ तेजी से आपके शरीर में पेनिट्रेट कर रहा है, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, Yes. तो भी समझ लीजिए कि उसमें तीक्ष्ण गुण है। जैसे बहुत तेजी से विष आपके शरीर में प्रवेश करता है, विष थोड़ा सा भी आपके संपर्क में आया तो तत्काल ही आपको प्रवेश भी करता है, नुकसान भी करता है। इसलिए ऐसे द्रव्य भी तीक्ष्ण गुण से युक्त होते हैं। ठीक है। और यदि आप बड़े मोटे मोटे तरीके से देखें तो आपके शरीर में किसी द्रव्य के प्रयोग करने से यदि छेदन, भेदन, है ना, या वेधन, छेदन, भेदन या वेधन कर्म होने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि जिस द्रव्य के कारण ऐसा हो रहा है वो द्रव्य तीक्ष्ण गुण से युक्त है। ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि तीक्ष्ण गुण से युक्त द्रव्य को हम कैसे पहचानेंगे। Yes. ठीक है। अब आइए हम लोग इसके प्रयोग के बारे में बात करते हैं। तो यदि हमारे ऊर्ध्व भाग में कफ जो है वो पिंडीभूत हो गया है या बहुत अधिक ग्रथित हो गया है ना, ऊर्ध्व भाग में, तो हम तीक्ष्ण द्रव्यों का नस्य दे करके उस ग्रथित कफ को नासा मार्ग के द्वारा निकालते हैं। यदि कफ कहीं ग्रथित तो नहीं हुआ है मगर आशयों में संलग्न है, यानी कि आशयों से बंधा हुआ है, चिपका हुआ है, ठीक है, तो भी हम तीक्ष्ण गुण से युक्त द्रव्य देंगे तो वो आशयों से पृथक होने लग जाएगा, है ना। छेदन और भेदन के, यानी कफ का छेदन हो जाएगा, भेदन भी होगा और उससे फिर वो थोड़ा उष्मा पाके विलयन भी होगा। इस तरीके से वो मार्गों से निकलने लग जाएगा। तो ज़्यादातर ऐसी कंडीशंस जो हैं, जैसे कि अपस्मार में है, उन्माद में है, कफज उन्माद है, योसा अपस्मार है, ऐसी कंडीशंस में हम तीक्ष्ण द्रव्यों का नस्य देते हैं। मूर्छा है, संन्यास है, ऐसे द्रव्यों में भी, ऐसी कंडीशंस में भी तीक्ष्ण द्रव्यों का नस्य प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। उदावर्त रोग में भी हम तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। उसमें हमें तीक्ष्ण केवल देने के बजाय अगर हम उदावर्त रोग है तो तीक्ष्ण के साथ स्निग्ध द्रव्य प्रयोग करते हुए उदावर्त रोग की चिकित्सा करते हैं। जैसे कि हिंगू है, हिंगू अत्यंत तीक्ष्ण द्रव्य है, परंतु यदि उसको हम गौघृत के साथ में प्रयोग करें तो वो उदावर्त रोग में काफ़ी लाभ होता है। उदावर्त रोग में हमको हिंगू को घृत के साथ प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे जैसे कि पक्वाशय में मल ग्रथित हो गए हैं तो ऐसी कंडीशन में भी हमें तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें अगर तीक्ष्णता के साथ में हमें कुछ स्निग्ध हो, उष्ण हो, तो और भी अच्छा रिजल्ट आता है। और प्रायः जो तीक्ष्ण गुण से युक्त द्रव्य हुआ करते हैं वो प्रायः उष्ण हुआ करते हैं, है ना। सभी नहीं होते हैं लेकिन प्रायः हुआ करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए तीक्ष्ण द्रव्य जब आप देंगे तो वो पिंडीभूत मलों को शरीर से शोधन कर्म के द्वारा बाहर निकालेंगे। ठीक है। इसके अलावा गर्भपात कराने के लिए, गर्भपात में भी तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अस्मरी भेदन में तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अस्मरी अगर हो गई है तो उसको भेदन कर्म करना रहता है और भेदन करके विलयन करके उसको निकालना रहता है। तो हमें ऐसे में क्षार, प्रायः हम लोग क्षार का प्रयोग करते हैं और क्षार तीक्ष्ण गुण से युक्त हुआ करते हैं। ठीक है। जितने भी क्रूर कोष्ठी हैं
क्रूर कोष्ठ में विरेचन कराने के लिए हमें तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, हर व्यक्ति में एक जैसा विरेचन प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए आपको यदि क्रूर कोष्ठी को, किसी के पास पानी है तो क्रूर कोष्ठी को क्या करना है, तीक्ष्ण द्रव्य से विरेचन कराना है। ठीक है, अभी जैसा कि हमने बताया, कफज उन्माद में आपको तीक्ष्ण द्रव्यों से नस्य कराना चाहिए। ठीक है, और जैसा कि लहसुन होता है तो लहसुन में तीक्ष्ण गुण होता है, इसीलिए लहसुन को घृत के साथ प्रयोग करने पर कफज उन्माद में अत्यधिक लाभ होता है। तीक्ष्ण गुण जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको दिया है अभी को वहीं ऊपर। तो हम बात कर रहे थे कि तीक्ष्ण गुण जो है वो जितने हृदय हैं हमारे शरीर में, यानी प्रत्येक कोशिका, हर कोशिका में जो आवरण यदि बन जाए तो प्राणों का आवागमन होना मुश्किल होने लगता है। ऐसी कंडीशन में हमें तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सभी आवरण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर इंद्रियों पर भी आवरण है तो भी नष्ट होता है, और हृदय में आवरण है तो भी नष्ट होता है। इंद्रिय मतलब रिसेप्टर्स, ठीक है, और हृदय मतलब कोशिका। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोशिकाएं आवृत हो जाएंगी तो कोशिका में किसी भी प्रकार की चीज का आवागमन बाधित होगा, और इस तरीके से वो जो है हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी को बाधित करेगा। उठा लो, ठीक है। तो इस वजह से हृदय आवरण को नष्ट करने के लिए हम लोग तीक्ष्ण गुण के द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। मूर्छा में देखिए तम की अधिकता हो जाती है, मूर्छा पित्त तमः प्राय, है ना। तो इस जब भी तम की अधिकता होती है तो तम को सबसे ज़्यादा नष्ट करने वाला जो गुण है वो है तीक्ष्ण गुण। तो ऐसे में हम तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि इनको भूत आ गए, प्रेत लग गए, और ऐसे में फिर तीक्ष्ण द्रव्यों से हम उनका धूपन कराते हैं। और ऐसे भी जो भूत या ग्रहों का आवेग है उसको नष्ट करने के लिए हम धूपन कर्म करते हैं, और धूपन में तीक्ष्णता होती है, इसीलिए धूपन कर्म से हम भूत आवेग को नष्ट करते हैं या ग्रहों के आवेग को नष्ट करते हैं। तो उसमें तीक्ष्ण गुण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे माइनर कैपिलरीज में अगर ब्लॉकेज है, यानी कि क्या बन गया, थक्का बन गया, थक्का, ठीक है, थ्रम्बस बन गया, तो उसको नष्ट करने के लिए हमें तीक्ष्ण गुण के द्रव्यों की आवश्यकता होगी। तीक्ष्ण गुण से युक्त द्रव्य यदि हम सेवन कराएंगे तो शरीर में कहीं भी जो थक्के बन गए हैं, थ्रम्बस बन गया है, वो ब्रेक डाउन उसका हो जाएगा और मार्ग खुल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तीक्ष्ण गुण के द्रव्य को अगर हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहला काम होता है संघात विधमन। जो चीज़ें पास पास आ गई हैं, संघनित हो गई हैं, उनको विधमन कर देता है, उनको दूर दूर कर देता है, उनको तोड़ फोड़ करके अलग कर देता है। ये संघात विधमन होता है, और संघात विधमन हो करके फिर क्या होने लगता है, जितनी ग्रंथियां हैं या पिंडीभूत मल है या रक्त का स्कंदन है वो सब विखंडित हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा संचित और उपचित मलों का बहिर्गमन होने लगता है, साथ साथ में स्रोत शुद्धि होती है। लेकिन जब भी हम तीक्ष्ण गुण के द्रव्यों को चिकित्सा में प्रयोग करें तो हमें कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जब तीक्ष्ण गुणों से युक्त द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा जो है वो रक्त को, पित्त को, और रक्त पित्त, मूर्छा, ओजनाश और मृत्यु होने का भय रहता है।
अगर ओजनाश जितना ज़्यादा तीक्ष्ण द्रव्य हुआ उतना ओज नष्ट होगा, उतनी अगर रक्त नष्ट हुआ तो अग्नि नष्ट होगी। विष जो है वो सबसे ज़्यादा या सबसे पहले रक्त को दूषित करता है, जी। और रक्त दूषित होकर के उसी पर आश्रित है अग्नि। तो उसी पर आश्रित है अग्नि, और फिर अग्नि दूषित हो जाती है, इसीलिए वो विष का पाचन नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप विष अपना कार्य करके मृत्यु प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा, रक्त को तो दूषित करता ही है, अग्नि को अक्रिय कर देता ही है, साथ में ओज का नाश भी करता है, इसलिए मृत्यु कारक होता है। ठीक यही कर्म तीक्ष्ण गुण के द्रव्य भी करते हैं। इसलिए आपको तीक्ष्ण औषधियाँ प्रयोग करते समय रक्त को, ओजनाश, इन दोनों को ध्यान में रखना है। इसलिए अल्प मात्रा में ही तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, और ओज नष्ट ना होने पाए इस तरह का, रक्त कुपित ना होने पाए इस तरह का कोई अनुपान या सहपान का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तीक्ष्णता को अल्प करते हुए ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा जब भी हमको प्रयोग करने का नंबर आता है तो हम कहाँ कहाँ करें? विबंध रोग में, विस्तंभ में, अस्मरी में, ग्रंथि रोग में, मलाधिक्य में, कृमि रोगों में, अपस्मार, योसापस्मार, जड़त्व, धमनी प्रतिचय, घन आश्रता, यानी रक्त जब घना हो गया है ऐसी कंडीशन में, घन आश्रता, इस तरह की कंडीशन में आपको तीक्ष्ण गुण से युक्त द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको तीक्ष्ण गुण बता दिया। अब यदि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।